हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 6 या पार्ट 6। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 6 से पहले पहले तक का अगर मैं बताऊं तो 5 लेक्चर में हमने लगभग 60 to 70% पार्ट तो कर लिया है। अब ज्यादा से ज्यादा 30 to 40% पार्ट बचा है, यानी कि लास्ट के पार्ट बचे हैं हमारे। और ये जो आपके अगले 2-3 लेक्चर होने वाले हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो गया है। और इसके बाद का पार्ट जो आप देखोगे ना, चाहे आप बफर सॉल्यूशन देखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में से तो आता ही आता है। तो आने वाले जो आपके पार्ट्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी से कहता हूं इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर साल आता है। अगर आपने पिछला पार्ट भी अच्छे से नहीं देखा है, वैसे तो देखना चाहिए कि उसमें से भी आता है, पीएच कैलकुलेशन में से भी क्वेश्चन आता ही है, आयनाइजेशन कांस्टेंट का क्वेश्चन आता ही है। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ना, जो अब मैं करवाने वाला हूं, यानी कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद वाला पार्ट जो है आपका, बफर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, इसमें से क्वेश्चन आप अगर पीवाईक्यूज चेक करोगे ना, तो आपको हर साल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड है। तो आपको ये वाले जो पार्ट्स है ना, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। देखो, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि मैं एक ही लेक्चर में सारे क्वेश्चंस ही करवाता रहूं। मुझे कॉन्सेप्ट्स भी समझाने पड़ते हैं, है ना, उसमें मेरा बहुत टाइम जाता है। ऑब्वियसली यू नो दैट। अब जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उस टाइप के आप 2-2 क्वेश्चन तो कर सकते हो ना। मैं आपको सपोज करो एक टाइप का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, या एक टाइप के 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस टाइप के कम से कम 10-10 क्वेश्चन करो। और आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यार। आपके पास सारे मतलब आज की डेट में तो ऑनलाइन ऑनलाइन सोशल मीडिया पे आप होगे ही, तो ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगे किसी भी चैप्टर की। अगर आपको डीपीपी चाहिए वो आपको मिल जाएगी, नहीं तो पीवाईक्यूज कर लो, सबसे बेस्ट। नीट के पिछले साल के टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज आते हैं। बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशंस है जो ये चीजें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आप उससे आप हेल्प ले सकते हो। तो आज की डेट में तो ये चीज भी नहीं आप कह सकते कि मेरे पास बुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन कैसे भी करो, आपको करना तो पड़ेगा। आप जब तक खुद से नहीं प्रयास करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मांझी ने पहाड़ तोड़ दिया था, आपको पता है ना। मांझी की फिल्म भी आई थी, मांझी द माउंटेन मैन। तो वो उस पे फिल्म इसीलिए बनी थी, उसने कुछ अन मतलब एक तरीके से कहूं, बिल्कुल जो हम सोच ही नहीं सकते, यानी कि जो साधारण व्यक्ति करने की सोचता भी नहीं है, उसने वो कार्य करके दिखाया। अब उसने ये किया कैसे? उसकी सोच वैसी थी, उसका माइंडसेट था कि मुझे करना है ना। तो प्रयास आपको करना पड़ेगा। उसने तो बहुत बड़ा काम किया, आपको तो फिर भी उतना बड़ा काम नहीं करना है। मांझी तो आपने एक ही सुना होगा, पहाड़ तोड़ने वाला। लेकिन नीट क्लियर करने वाले हर साल आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, ठीक है। तो आपको तो बहुत ज्यादा कंपटीशन, उस लेवल की मेहनत भी नहीं करनी है आपको। आपको तो सिर्फ नीट क्लियर करना है और उसके बाद डॉक्टर बनना है। और वो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। तो आप ऐसे देखो, आप ये मत देखो कि कुछ ही बच्चे एमबीबीएस कर पा रहे हैं, कुछ ही बच्चे डॉक्टर बन पा रहे हैं, कुछ ही बच्चों का नीट क्लियर हो रहा है। आप ये भी तो देखो कि बहुत सारे बच्चे नीट क्लियर करते हैं एक साल में। आप हमेशा सिर्फ वही चीज देखना चाहते हो जो आप कर नहीं सकते हो, लेकिन जो आप कर सकते हो वो चीज आप नहीं देख सकते, या आप देखना नहीं चाहते हो। जैसे आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो। वैसे तो आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ सकते। ऐसा थोड़ी है कि मर जाओगे 12 घंटे पढ़ के, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। और पॉसिबल है, बहुत सारे बच्चे आपको मैं क्या बताऊं, मैंने कोटा में देखे हैं बच्चे पागल होके पढ़ते थे। 12 घंटे तो छोड़ो, 13-14 घंटे भी मैंने पढ़ते हुए देखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 10-12 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकते, वो एक अलग बात है। आप नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ सकते हो, ये एक सच्चाई है। और इसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा हर हाल में। तो देखो, ये मेरा हर हर बार का होता है कि हर लेक्चर से थोड़ा सा पहले 5 मिनट आगे, मुझे लगता है एकदम से पढ़ाई स्टार्ट कर देना इज नॉट अ गुड थिंग। वो फिर एक अच्छी शुरुआत नहीं रहती है। तो थोड़ा सा आके बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहिए, और कुछ उनको थोड़ा सा मतलब गाइड भी करना जरूरी है, जिससे कि उनको पता चले कि भाई क्या चल रहा है ना। तो क्योंकि सब्जेक्टिव नॉलेज ठीक है, लेकिन जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं रहोगे, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहोगे, तो बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको ये चीज तो गांठ बांध लेनी है कि आपको
रोज 10 घंटे पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 10 घंटे बोल रहा हूँ। मैं अपने टाइम में, मैं अपनी बात करूँ तो मैं 12-12 घंटे भी पढ़ लेता था। लेकिन मैं आपको उतना नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप 10 घंटे पढ़ सकते हो, आप 10 घंटे पढ़ो। आपकी अगर कैपेबिलिटी है 12 घंटे पढ़ने की तो आप 12 घंटे पढ़ लो, क्या दिक्कत है, 13 घंटे पढ़ लो। लेकिन मिनिमम 10 घंटे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आपको नीट क्लियर करना है तो। क्योंकि नीट एंड जेई कोई आसान काम नहीं है, कोई हलवा नहीं है। बहुत लोग बोल देते हैं कि क्या है यार, सब करते हैं, हर साल इतने बच्चों का हो तो रहा है सिलेक्शन, लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है नीट के लिए, और वो सभी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि नीट या जेई की जो भी मतलब एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जा रहा है ना, वो बिना तैयारी के नहीं जाएगा, ये बात तो क्लियर है। अगर वो बिना तैयारी के जा रहा है, इसका मतलब वो तुक्केबाज है। वो तुक्के मार के आएगा, देखेगा कि मेरा लक कैसा है। उस दिन उसका लक अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। लेकिन ये सारी चीजें वैसे चलती नहीं है, नीट एंड जेई में तो नहीं चलती है। और किसी एग्जाम में चल जाए, रेलवे वेलवे में, ग्रुप डी में, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ तो ये सारी चीजें नहीं चलती, ये तो कंफर्म है। क्योंकि वो भी सोच रहे हैं ना, एनटीए वाले भी तो सोचते हैं ना कि यार कोई तुक्का मार के तो पास ना हो जाए, तो वो पहले से ये चीज सोच रहे हैं। आप सोच रहे हो कि आप तुक्का मार के पास हो जाओगे, वो ये पहले से सोच चुके हैं कि ऐसा नहीं होने देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलो अब स्टार्ट करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम को। अभी हमने पिछले वीडियो में जहां से छोड़ा था वहीं से आगे से स्टार्ट करेंगे। ये चीज अच्छी है कि हम हर बार नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं, कुछ भी पीछा बकाया नहीं रहता है। तो हमारा ये चीज सही रहता है कि हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, उसी को समझते हैं, उसी पे क्वेश्चन करते हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक है सॉल्ट एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब सॉल्ट सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा नमक। मुझे पता है सबसे पहले यही आया होगा, 101%। कोई कहे या ना कहे, मैं तो ये बात पे यकीन करता हूँ कि सॉल्ट सुनते ही हमारे दिमाग में आता है नमक। ठीक है, क्योंकि वो एक सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, पता है ना आपको, NaCl। अब उसके अलावा और क्या आता है? जो बच्चे पढ़ने वाले हैं या जो बच्चे पढ़ के आ चुके हैं, सॉल्ट, एसिड एंड बेस। एसिड बेस एंड सॉल्ट आपने पढ़ा होगा ना क्लास 10th में, चैप्टर नंबर 2। सीबीएसई वालों ने तो पढ़ा ही होगा। तो आपको पता होगा कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है। ठीक है, और सॉल्ट बनता किससे था? एसिड और बेस से ही बनता था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थोड़ा सा याद करा देता हूँ। एसिड प्लस बेस करते थे तो हमें क्या मिलता था? सॉल्ट मिलता था प्लस वाटर मिलता था। ये चीज तो आपको याद ही होगी। अब इसी का हम यूज करने वाले हैं। वहां हमने पढ़ा था एसिड और बेस को हम ऐड करते थे और सॉल्ट बना देते थे, और सॉल्ट के साथ हमारा वाटर जाता था। यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग करेंगे। अब हम वन स्टेप आगे बढ़ेंगे। वहां हमने सॉल्ट बनाने तक देखा था, कितने टाइप के सॉल्ट होते हैं ये देखा था, कि वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट बनेगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनेगा तो क्या होगा। लेकिन वो तो रहेगा ही। यहाँ पर हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में ये देखेंगे कि जो सॉल्ट है उसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, क्या हमें एसिड मिलेगा। क्योंकि उल्टा भी तो कर सकते हैं, ये रिवर्स मान लो, एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिवर्स। उसमें हम एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट बनाते थे, यहाँ पर हम सॉल्ट और वाटर को मिला के क्या बनाएंगे? एसिड और बेस बनाएंगे। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि एसिड और बेस बनेगा, और कौन सा एसिड बनेगा, कौन सा बेस बनेगा। तो वही चीज हमें यहाँ पर देखनी है। तो इसके लिए हम जो 4 टाइप के हमारे सॉल्ट्स होते हैं ना, चाहे वो वीक एसिड वीक बेस से बने, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने, चाहे वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने, या फिर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बने, ठीक है, ये सब हम देखने वाले हैं। मेन मेन चीज मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक की हाईलाइट आपको सॉल्ट पे ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज मैंने करवा दिया सॉल्ट क्या होता है। अभी मैं तो आपको ये बताऊंगा कि किसका सॉल्ट पहले बनेगा, वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये पढ़ो, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन अंडरगो आयनाइजेशन इन वाटर। मतलब ये बता रहे हैं कि जो सॉल्ट बनता है हमारा एसिड और बेस की रिएक्शन से, वो क्या होगा, वो डिफाइनेट प्रोपोर्शन में जाएगा वाटर के साथ। अब हम अगर सॉल्ट को वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, एसिड बनेगा या बेस बनेगा, वही चीज तो देखनी है। आयंस फॉर्म्ड ईदर एग्जिस्ट एज हाइड्रेटेड आयंस और इंटरेक्ट विद वाटर। अब ये वाली चीजें भी हम आगे आगे देखेंगे, पहले आप पढ़ लो थोड़ा सा। प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वाटर विद कैटायंस एनायंस और बोथ ऑफ द सॉल्ट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस आप समझ गए, मतलब क्या करवाना चाह रहे हैं हम। देखो सॉल्ट में एक पार्ट होता है हमारा कैटायन, एक होता है हमारा एनायन। ठीक है, अब अगर उसकी रिएक्शन हम वाटर से करा रहे हैं
उसकी रिएक्शन हम वाटर से करा रहे हैं, उसी को हम हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं। सिंपली है न्यूट्रलाइजेशन का उल्टा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उल्टा मतलब ऐसे समझो, एक सेकेंड। एसिड और बेस को मिला के बनाया था हमने सॉल्ट प्लस वाटर H2O, ठीक है। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अब अगर मैं इस रिएक्शन को ही उल्टा कर दूं और सॉल्ट की वाटर से कराऊं, करवा सकता हूं, एसिड और बेस मिलेगा। अब एसिड कौन सा मिलेगा और कौन सा बेस मिलेगा वो डिपेंड करता है कौन से टाइप का हमने सॉल्ट लिया है, कौन से टाइप का सॉल्ट लिया है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये लिखा है CH3COO NH4। चलो और इजी लेते हैं, सोडियम वाला ले लेते हैं, ठीक है। CH3COONA मैंने ये लिख दिया। अब इसमें एक चीज बताओ मुझे, ये जो मैंने सोडियम एसीटेट लिखा है, इसमें CH3CO और Na ये कहाँ से आए होंगे, ये कहाँ से आए होंगे, देख के भी पता चल रहा है। जाहिर सी बात है सॉल्ट है तो एसिड और बेस से मिलके बना होगा। तो इसमें देखो एसिड वाला पार्ट है हमारा CH3COOH और बेस वाला पार्ट है मेरा NaOH, ठीक है। ये मेरा है एसिड और ये मेरा है बेस। अब इसमें देखो कौन सा वीक एसिड है और कौन सा वीक बेस है, ये भी तो बताना है। तो ये मेरा होता है स्ट्रॉन्ग बेस Sb और ये मेरा होता है वीक एसिड। वीक एसिड वीक बेस का भी बना सकते थे, CH3COONH4 ले लेते, वो वीक एसिड वीक बेस हो जाता। अभी हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और एक वीक एसिड लिया है। हमेशा याद रखो जो वीक होगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा, उसका हाइड्रोलिसिस होगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराओ, CH3COO निगेटिव प्लस H2O। अब इस रिएक्शन को अंजाम देना है। यहाँ पे एसीटेट आयन था ना, ये टूटेगा किस में, CH3CO निगेटिव में और एक Na पॉजिटिव में, ठीक है। यानी एक कैटायन एक एनायन। अब मुझे यहाँ पर एनायन पार्ट का लेना है। देखो इस पे निगेटिव चार्ज है तो इसको एनायन बोलेंगे। अगर Na पॉजिटिव का करवाना होता तो वो कैटायन हो जाता, जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो कैटायन और जिस पे निगेटिव चार्ज वो एनायन। तो यहाँ पर देखो CH3CO निगेटिव की H2O से रिएक्शन कराई, H2O में दो आयन है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव। अब ये निगेटिव है तो ये कौन सा वाला आयन चाहेगा, पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला? ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वाला चाहेगा। तो ये क्या बना लेगा, CH3COOH प्लस OH निगेटिव, ठीक है। बताओ जल्दी से, ये क्लियर है कि नहीं तुमको? यहाँ पर ये H पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटा, यहाँ पर H पॉजिटिव लेके क्या बनाया, CH3COOH बना लिया और OH निगेटिव बाहर हो गया, ठीक है। अब देखो इस चीज में ये मेरा फिर से क्या बन गया, वीक एसिड बन गया। तो मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो मेरे को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस समझ आ जाएगा, ये चीज तो क्लियर है। अब ये ध्यान रखने वाला पॉइंट था कि जो भी वीक होगा या तो वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा। हो सकता था वहां पे वीक बेस होता, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड होता, तो ये इसका मतलब क्या होता, एसिडिक सॉल्ट होता अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता। लेकिन यहाँ पर ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कौन सा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है। और बेसिक सॉल्ट का मतलब ये है कि मुझे एसिड वाला पार्ट लेना पड़ेगा क्योंकि वो वीक है, और जो वीक है उसका हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया H2O से रिएक्शन करा के, सिंपल। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब थोड़ा सा और पढ़ो, अब आपको और अच्छे से समझ आएगा। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस ओनली गेट हाइड्रेटेड एंड नॉट हाइड्रोलाइज्ड वेयर सॉल्ट ऑफ अदर टाइप डू गेट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। ये वाली चीज अब आप समझ सकते हो पढ़ के भी, कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस है उसके जो सॉल्ट होंगे वो कैसे होंगे, या तो हाइड्राइट होंगे या फिर नॉट हाइड्रोलाइज्ड होंगे। अब ये सारी चीजें आपको ना धीरे धीरे जैसे जैसे आप एग्जांपल्स पढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे आप एग्जांपल्स पढ़ोगे ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। आपको ये याद नहीं करना है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये याद करने मत लग जाना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अच्छा रटने लग जाए, कि नीट वाले बच्चे याद करने बहुत जल्दी लगते हैं। अरे इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, चिंता मत करो, मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसा आएगा किस टाइप से आएगा, उसकी तुम टेंशन मत लो। Cation of weak base on reaction with water will produce H positive ions and the anion of weak acid on reaction with water produce OH minus ion। मतलब कैटायन जो होगा हमारा वीक बेस का कैटायन जो भी होगा उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे तो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, और जो एनायन होगा वीक एसिड का वो क्या देगा,
वो OH आयन देगा। ये मैंने अभी दिखा दिया, वीक एसिड का यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि OH आयन देगा। यहाँ पर देखो, ये वीक एसिड ही तो था, और जब हमने इसकी वाटर से रिएक्शन कराई तो इसने OH आयन दिया ना लास्ट में। तो ये वाली बात ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और वीक बेस के केस में जब हम कैटायन लेंगे, वीक बेस के केस में जैसे सपोज करो NH4 पॉजिटिव लिया होता है ना, NH4 पॉजिटिव लिया होता। अब मेरे को पता है कि अमोनिया से बना है, अमोनिया से बना है, इसका मतलब क्या है, अमोनिया की रिएक्शन जैसी मैं वाटर से कराऊंगा, सपोज करो यहाँ पर अमोनिया की रिएक्शन जैसी, ये वीक बेस होता है, इसकी रिएक्शन जैसी मैं H2O से कराऊंगा, क्या मिल जाएगा, NH4 पॉजिटिव, या NH4 पॉजिटिव की कराओगे तो भी वही मिलेगा। रुको, NH4 पॉजिटिव की कराता हूँ। सपोज करो यहाँ मिल गया मेरे को अमोनियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर बाहर निकला H पॉजिटिव। ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हो याद रखने के लिए। तो यानी कि जो मेरा वीक एसिड है वो बाद में मतलब वाटर से रिएक्शन करके OH आयन दे रहा है, क्यों, क्योंकि वो वीक एसिड था। और जो मेरा वीक बेस का कैटायन है यानी कि NH4 पॉजिटिव वाला जो पार्ट है, ये मेरे को क्या दे रहा है, ये मेरे को दे रहा है NH4OH और H पॉजिटिव दे रहा है। तो ये वाली बात हमें पता चली है, और हमें पता है हमेशा वीक वाले पार्ट को लेते हैं, जो वीक एसिड होगा या जो वीक बेस होगा। pH of the solution is affected by this interaction। अब देखो pH जो होगा ना हमारा रिएक्शन का, वो इससे जरूर इफेक्ट होगा, क्योंकि जब भी हम सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं उससे भी हमारा pH इफेक्ट होता है। मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस भी बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड में भी अगर 10⁻⁻6 से ऊपर आ जाए, अगर 10⁻⁻6 से माइनस में अगर पावर बढ़ जाए, यानी 10⁻⁻7 10⁻⁻8 ले लेते थे, तो हम वाटर की भी कंसंट्रेशन लेके चलते थे, है ना। पीएच तो इफेक्ट हो गई। अब ये थोड़ा सा पढ़ लो टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ये आप याद करके चलो। देखो ये याद करने वाली चीज है कि सॉल्ट किस किस के बनते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बन सकता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बन सकता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का बन सकता है। उसके अलावा वीक एसिड वीक बेस का भी बन सकता है, ठीक है ना। ये चारों चीजें आपको याद करके चलनी है। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, इन चारों से आप बना सकते हो। ये चार चीजें आप याद रखोगे ना तो इन्हीं से आपके सारे सॉल्ट बन जाएंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका एक बनेगा, वीक एसिड वीक बेस इसका एक बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस इसका एक बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड इसका एक बनेगा। हो गए चारों बस, है ना। तो इससे आप ये वाली चीजें समझ सकते हो। और आपको एक चीज तो पता होगी, न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता था, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो या फिर वीक एसिड वीक बेस हो, उस केस में आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनता था। और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच क्या होता है, 7 होता है। जल्दी बताओ होता है कि नहीं होता, ये बात याद रखो। तो यानी कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस है या वीक एसिड वीक बेस वाला केस है, उसमें आपका पीएच क्या देखने को मिलेगा, 7 देखने को मिलेगा। बताओ जल्दी। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक एसिड वीक बेस। NaCl, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। कैसे, अरे ये तो सबको पता है, कॉमन सॉल्ट NaOH प्लस HCl से बनता है। होता है कि नहीं होता, और ये तो अभी दिखा दिया मैंने, CH3COOH और NaOH से बनता है। ठीक है, समझ आ रहा है। NH4Cl ये NH3 प्लस HCl से बनता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये सब मैं आपको बताता चल रहा हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको देख के भी समझ आ जाएगा। अब तो आपको पता ही है HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आपको पता ही है NH3 क्या है, वीक बेस होता है। जैसे यहाँ आपको पता ही है CH3COOH क्या है, वीक एसिड है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, पता ही है। यहाँ पर देखो वीक एसिड वीक बेस का केस, जैसे कि CH3COOH ले लिया और यहाँ पर ले लिया NH3। बस इतनी चीजें आप समझ गए ना, मान के चलो आपका काम हो गया। इसको एक बार देखो अच्छे से, क्योंकि अगर आपने ये चीजें नहीं समझी, मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको हाइड्रोलिसिस समझ नहीं आएगा। आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बिल्कुल समझ नहीं आएगा अगर यहां से भी आपको समझ नहीं आया। अरे
ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है, कुछ भी हो या ना हो। और कई बार नीट में सिंपल सवाल आ जाता है इसी से कि एक बार क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो इस टाइप से कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कौन सा सॉल्ट बनेगा। आपको पता ही है वीक एसिड है, अरे दिमाग में घंटी बजी स्ट्रॉन्ग बेस को देखते ही, मतलब ऐसे सीधा नहीं लिखेंगे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कोई कंपाउंड दे देंगे आपको। सपोज करो यही कंपाउंड दे दिया या कुछ और दे दिया, आपको उसमें ये डिफरेंशिएट हो रहा है कि अच्छा ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये वाला पार्ट वीक एसिड है, तो वो चीज आपको पता लगनी चाहिए। जैसे सपोज करो यही आ गया, अब इसको देख के आपको समझ आ रहा है कि ये CH3COOH और NaOH से बना है, तो आपको एक चीज तो समझ आ गई, ये वीक एसिड है और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सॉल्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक सॉल्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एसिडिक सॉल्ट, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब अगर इतना आसान क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, जिस चैप्टर में से जो फेमस है हार्ड क्वेश्चन देने के लिए, अगर इस चैप्टर में से इतना आसान क्वेश्चन आ जाए तो बताओ आपका फायदा है कि नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें याद करके चलो, और ये याद करके चलो कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके सॉल्ट बनेगा उसका पीएच 7 होता है, या वीक एसिड वीक बेस से मिलके बनेगा उसका पीएच 7 होता है। उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको जो मेहनत करनी है पीएच निकालने के लिए वो इन दोनों पार्ट में करनी है, उन दोनों पार्ट में तो करनी ही नहीं है। उसका तो पता ही है आपको, लबा लबा 7 ही है, बस खत्म। बस इन दोनों के लिए पीएच की कैलकुलेशन करनी है। बताओ मैंने आपका काम कितना आसान कर दिया। केसेस में आपको इसके भी पढ़ा दूंगा, लेकिन इसका आपको थोड़ा सा आइडिया है, इन दोनों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन भी इन दोनों में से ही आता है। उनको भी पता है नीट वालों को कि ये वाले क्वेश्चन नहीं देने हैं, तो सबको पता ही है पीएच इसका क्या होगा। अब देखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, क्या होगा। अब देखो जैसे मैंने एक रिएक्शन ली, NaOH ले लिया एक तो, ठीक है, और एक ले लिया HCl। अब इन दोनों को आपस में रख दिया, अब इन दोनों से मैं क्या बनाऊंगा, इन दोनों से मैं बनाऊंगा सॉल्ट और वाटर। क्या बनाऊंगा, सॉल्ट एंड वाटर बनाऊंगा, ये बात तो कंफर्म है। तो इससे जो सॉल्ट बनेगा वो मेरा क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, ये बात तो क्लियर है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहां पर देखो, इसका कोई भी आयन हाइड्रोलिसिस में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये बराबर है, एक एक और स्ट्रांग है और दूसरा भी स्ट्रांग है। और हमने क्या पढ़ा था कि हम हाइड्रोलिसिस किसका करते हैं, जो वीक वाला पार्ट हो। अब इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वीक वाला पार्ट कौन सा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक कौन है, कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, नाइदर ऑफ द आयंस विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस किसका होगा, वाटर का होगा। किसका होगा, वाटर का। पानी क्या करेगा, खुद ही हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि पानी के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल उसमें होंगे। और पानी किस में टूटता है, अरे क्लास 10 से आपको पता है H2O किस में टूटता है, H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH निगेटिव। किसमें, H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH निगेटिव में, या फिर हाइड्रोनियम आयन में टूटता है। हाइड्रोनियम आयन बोल दो, H पॉजिटिव एक्वस बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो H2O टूट गया हाइड्रोनियम आयन या H पॉजिटिव आयन में, और ये हो गया मेरा OH निगेटिव आयन। अब इसका पीएच, इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका पीएच 7 होता है, खत्म बात। आगे बढ़ो, रूम टेम्परेचर पे कितना होगा, पीएच 7। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये वाले केस में हम क्या करेंगे, इस वाले केस में देखो हम लेंगे वीक एसिड और दूसरा लेंगे वीक बेस। क्या लेंगे, वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे ये वाला मेरा सॉल्ट है CH3COONH4, ये मेरा बनता है CH3COOH और NH4OH से। अब इसमें एक चीज देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया, एसिटिक एसिड मैंने ले लिया। अब इन दोनों को मिक्स करके क्या बन गया मेरा, अमोनियम एसिटेट। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके क्या बना, अमोनियम एसिटेट। लेकिन लेकिन ये चीज तो मुझे पता है कि यहाँ पर एक वीक एसिड है और एक वीक बेस है। अब इस केस में हम किसका करें, क्योंकि दोनों ही वीक है। यहाँ तो हम फंस गए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हाइड्रोलिसिस किसका होता है, वीक वाले पार्ट का। जो वीक बेस होता है उसका होता है, या जो वीक एसिड होता है उसका होता है, ये बात हमें पता थी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जब एक्वस सॉल्यूशन में हम इसको देखेंगे ना, तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा। क्या होगा, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा। यानी कि मैं पूरे के पूरे CH3COONH4 को ही आयनाइज्ड करवा दूंगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो दो पार्ट में टूटेगा। एक तो अमोनियम
एक तो अमोनियम बना लेगा और दूसरा बनाएगा मेरा एसीटेट आयन, अमोनियम आयन और एसीटेट आयन। जैसे यहाँ पर है, इसको मैं तोड़ दूं, सपोज करो ये मेरा टूटेगा दो पार्ट में, CH3COO निगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये दो पार्ट में टूट जाएगा। अब देखो, अच्छा यहाँ पर भी रिएक्शन लिखी थी, मैंने भी लिख दी। चलो यहाँ पर देख लो और अच्छे से, CH3CO निगेटिव टूट गया इन दोनों पार्ट में। जल्दी से चेक करो। अब इसमें क्या हुआ, कंप्लीटली आयनाइजेशन हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों ही वीक थे, और हाइड्रोलिसिस किसका होता था, वीक वाले पार्ट का होता था। और यहाँ तो दोनों के दोनों ही वीक है। नेक्स्ट देखो, आयंस फॉर्म्ड अंडर को हाइड्रोलिसिस इज CH3CONH4। तो हमारा क्या बना, आयन कौन सा गया, CH3CONH4, क्योंकि दोनों का हो गया ना। अब देखो CH3CO निगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस H2O, दोनों का करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3COH प्लस NH4OH। ये 4 नीचे आएगा, चलो कोई नहीं, समझ तो आ ही रहा है। अब ऐसे देखो, NH4 पॉजिटिव प्लस CH3CO निगेटिव प्लस H2O, CH3COOH प्लस NH4OH, कैसे भी लिख लो, इसको पहले लिख दो या इसको पहले लिख दो, एक ही बात है, उससे तो इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसका अगर मुझे आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालना हो, KH, अब आप कहोगे KH क्या है, अरे हाइड्रोलिसिस के लिए है। ये H मतलब हाइड्रोलिसिस, ये H स्टैंड करता है हाइड्रोलिसिस के लिए। जैसे KW लिखते थे ना, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, वैसे ये है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो देखो, अब इस रिएक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, NH4OH की कंसंट्रेशन इंटू CH3COOH की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड लिखो। रिएक्टेंट साइड में क्या आ जाएगा हमारा, NH4 पॉजिटिव और CH3CO निगेटिव। वाटर का तो लिखेंगे नहीं, वो प्योर लिक्विड है, ठीक है ना। तो ये मेरा आ जाएगा, इसको चेक करो अच्छे से। रे 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 एक मिनट। हम्म, ठीक है। अब KA देखो, KA आपको पता है, KB आपको पता है, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, अब मैं बार बार नहीं करूंगा। एसिड के लिए होता है KA, बेस के लिए होता है KB। ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालने की मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, PKA के भी क्वेश्चन मैं बहुत सारे करवा चुका हूँ। तो अब तो आपको आता ही होगा ना। जैसे यहाँ सिर्फ एसिड का देखूं, एसिड वाला पार्ट था मेरा CH3COOH वाला। अब ये टूटा CH3CO निगेटिव और H पॉजिटिव में। तो यहाँ पर देखो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी ये CH3CO निगेटिव और H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय CH3COOH। अब NH4OH टूटा मेरा अमोनियम आयन और OH निगेटिव में, ये बेस है, ये क्या है, ये मेरा बेस वाला पार्ट है। तो के भी निकाल लेंगे इसके लिए, NH4 पॉजिटिव इंटू OH निगेटिव अपॉन NH4OH। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं। दोनों ही पार्ट मैंने लिख लिए। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इसको अगर मैं कंपेयर करूं, तो मेरा पिछले वाले पार्ट में अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर KH आया था, NH4OH की कंसंट्रेशन, CH3COH की कंसंट्रेशन, NH4 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और CH3CO निगेटिव की कंसंट्रेशन। तो कुछ आपको समझ आ रहा है कैसे ये बन पा रहा है, कुछ समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँ तो क्या करना होगा, इसको रिवर्स कर दूं और इसको रिवर्स कर दूं और आपस में इनटू कर दूं, तो क्या होगा, क्या ये आपस में कटेंगे, एक बार चेक करके देखो। हम्म, KW से करके देख लो। आप, मुझे पता है आपको H पॉजिटिव OH निगेटिव वाला पार्ट नहीं समझ आ रहा होगा। वैसे आप नीट वाले हो तो आपको बहुत ज्यादा डेरिवेशन इसकी याद नहीं करनी। जो जेई वाले होते हैं उसको पूरी डेरिवेशन भी याद करवाई जाती है, जो मैथ्स वाले हैं। लेकिन नीट में शायद PCB में आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी ये वाला डायरेक्ट याद कर सकते हो। नहीं तो ये फॉर्मूला इसी से आता है, मैं आपको बताऊं कैसे। जिसको करना हो, जो पढ़ने वाला बच्चा हो, जिसको सीखना हो, वो सीख सकता है। देखो ये आ गया हमारा। आप करो K into KB, यहाँ से K into KB करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, CH3CO निगेटिव मिल जाएगा। मतलब ये पूरा पार्ट आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे वाले में आपका आ जाएगा। मैं आपको और इजी वे बताता हूँ, CH3COH और यहाँ आ जाएगा NH4OH।
अब इस पार्ट को डिवाइड कर दो किससे, KW से। KW से डिवाइड करते H पॉजिटिव और OH निगेटिव वाला पार्ट कट जाएगा, तो ये बन गया NH4 पॉजिटिव। ये आ गया, चेक कर लो, K इंटू के बी करेंगे और उसको KW से डिवाइड करेंगे, क्योंकि KW क्या होता है, H पॉजिटिव इंटू OH निगेटिव। ठीक है, ये आ गया। अब मेरा पीछे KH क्या आ रहा था, ये आ रहा था। अगर मुझे ये बनाना है तो इसको उल्टा करना होगा, क्योंकि KH क्या है, ये 1/KH हो गया ना एक तरीके से। 1/KH की वैल्यू भी यही आती। तो यहाँ से मैं एक चीज समझ सकता हूँ, अगर मुझे KH निकालना है तो वो इसको उल्टा कर दो, KW/KA इंटू KB। तो यहाँ से ये डेरिवेशन आई, थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कैसे किया है। लेकिन जिसको मैं बता रहा हूँ 90% केसेस में वो डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ इस पे क्वेश्चन आएगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। फॉर्मूला याद है, काम हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। अपने को क्या करना है, अपने से क्वेश्चन होने चाहिए, और क्वेश्चन तब होगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ ही कर लो, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो सकता, गारंटीड नहीं हो सकता, आपने कितने भी क्वेश्चन किए हो। और अगर आप एग्जाम सेंटर में जाके फॉर्मूला भूल गए, आप याद ही करते रह जाओगे। इसलिए थोड़ा सा मैं ये याद कैसे करना है ये वाला पार्ट बता देता हूँ। जैसे सपोज करो आप भूल गए, आप कंफ्यूज हो गए कि ए ऊपर आता था या के बी ऊपर आता था या KW नीचे आता था, तो उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या बना, उसको KW से डिवाइड कर दिया, तो फिर वो H पॉजिटिव OH निगेटिव वाला पार्ट घट गया। अब KH मुझे पता था, यहाँ से ये वाली रिएक्शन पूरी याद थी। तो इसको ऐसा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लिख लूंगा पूरे पार्ट को 1/KH, तो 1/KH मेरा इसके बराबर आ रहा था। तो KH कितना हो गया, इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, KW/K इंटू KB। तो यहां से आपको ये वाली चीज क्लियर होगी। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप फॉर्मूला याद कर सकते हो। और देखो, फॉर्मूला शीट एक बना के रख लो, मैं आप सबको बता रहा हूँ। एक पेज लो, उस पे आप आयनिक इक्विलिब्रियम के, खासकर केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, हर चैप्टर का आप एक एक पेज लो। ठीक है, या एक कॉपी बना लो फॉर्मूला के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबके फॉर्मूला उसमें लिखो, या बायो जो भी है। तो केमिस्ट्री के लिए आपके कम से कम 12 से 13 पेज लग जाएंगे, आयनिक में आप एक पेज में सारे फॉर्मूलाज लिख लो, सिर्फ फॉर्मूलाज लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना। तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट उसमें मिलेगा। और एक बना लो आप, उसी कॉपी में आप नेम रिएक्शन के लिए एक पार्ट बना लो, 3-4 पेज में आप सारी नेम रिएक्शन लिख लो, उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी तो आप क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो, तो फिर तो आप नेम रिएक्शन से वाकिफ हो गए होंगे, क्योंकि नेम रिएक्शन तो आती है क्लास 12th में ही ज्यादातर है। डाइजोनियम सॉल्ट की बहुत सारी नेम रिएक्शन है। आप एक चैप्टर पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है। अमाइंस में नेम रिएक्शन देखने को मिलती है। अभी क्लास 11th वाले सोच रहे होंगे, अरे ये क्या बता दिया। अरे रुको जरा, अभी सबर करो, अभी क्लास 12th में पहुंचोगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ रही होगी, KH कैसे निकालना है, KW/K इंटू KB करना है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वीक एसिड वीक बेस पे। बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। अब एक क्वेश्चन है ये वाला, KB फॉर NH4OH इज दिस। ठीक है, और Ka दिया है CH3COH के लिए ये। अमोनियम एसिटेट पीएच विल बी, अमोनियम एसिटेट का पीएच पूछा है, यानी किसका पूछा है, क्वेश्चन बढ़िया है ये। और ये 30 सेकंड में होने वाला है, मैं ट्रिक से बता दूंगा ये आपको। आपसे पूछा है CH3COO NH4 का पीएच। ठीक है, मुझे पता है दो चीज से मिलके बनता है, किस किस से, एक तो बनेगा CH3COO निगेटिव से, और दूसरा NH4 पॉजिटिव से। ठीक है, ये इसमें टूटता है, और ये मेरा आया है कहाँ से, CH3COH से। इसको ऐसे ही तोड़ो, ये मेरा आया है कहाँ से, NH3 से, वीक बेस से। नहीं, NH4OH से आया ना, ये NH3 से कहाँ से आया है? हाँ, ये तो NH4OH से आया है मेरा, और ये CH3COOH से आया है। तो ये मेरा वीक एसिड है, ये मेरा क्या है, वीक एसिड है, और ये मेरा वीक बेस है।
वीक एसिड वीक बेस, कौन सी रिएक्शन हो गई? वही न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन हो गई, जिसमें ये कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है। और कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है तो यानी कि क्या होगा, इसका पीएच कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। इसमें तो सोचना ही नहीं था, ठीक है ना। ये तो पता है ना आपको कि पीएच कैसे निकालते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में और वीक एसिड वीक बेस के लिए। तो ये वाले केस में तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी पड़ी ही नहीं। अगर आपको हाँ इस क्वेश्चन में के एच पूछ लेता, सपोज करो इस क्वेश्चन में यहाँ साइड में के एच पूछा होता, तो के एच कैसे निकालते? के एच का भी फॉर्मूला पढ़ा है आपने यहाँ पर, भूल मत जाना, के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। लेकिन यहाँ पर आपको के बी तो गिवन नहीं है। गिवन तो है यार, के बी सबसे पहले दिया है NH4OH का के बी, और ये रहा के ए। तो के एच क्या हो जाता है? के डब्ल्यू अपॉन के इंटू के बी। और के डब्ल्यू कितना होता है? 10⁻⁻14 होता है, डिवाइडेड बाय ये कितने से हो जाता है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1 पॉइंट, ये भी 8 इतना ही है ना, सेम टू सेम 1.8 इंटू 10⁻⁻5, यानी बराबर हो रहे हैं एकदम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका के एच आ जाएगा। इस क्वेश्चन में के एच वैसे पूछा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर पूछा होता, ज्यादातर केसेस में यही पूछता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हर चीज पे ध्यान देना है, सारी चीज पे। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ ये पूछा था पीएच तो मैंने पीएच लिख दिया, अरे ये भी तो पूछ सकता है, इसको एक बार चेक करो। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका सॉल्ट ऑफ, कौन सा ब्लू लेते हैं, ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो हमारा जो सॉल्ट होगा वो कभी भी बेसिक सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा? बेसिक। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होता है वैसा सॉल्ट बन जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेता तो एसिडिक सॉल्ट बनता, और अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है यानी कि बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब देखो, जैसे मैंने लिया CH3CONA, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में यही एग्जांपल लिया था। अब इसमें मुझे पता ही ये दो पार्ट से बना है, CH3COH और NaOH। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? NaOH। और वीक एसिड कौन है? CH3COH। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर है। अब इस केस में किसका हाइड्रोलिसिस पहले होगा? वीक एसिड का या स्ट्रॉन्ग बेस का? ऑब्वियस सी बात है, जो वीक होगा उसका ही होगा, यानी इसी का होगा, इसी का होगा ना। तो देखो यहाँ पर CH3CONA में CH3COH और NaOH, तो यहाँ पर देखो जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में वो कौन हो रहा है? CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अभी रुक जाओ, इसी का होगा, चिंता मत करो, आप कंफ्यूज होगे ये दोनों कैसे लिख रहे हैं। अरे वो तो हमने बताया कि इसको ऐसे तोड़ा हमने, ये इस तरीके से आयनाइज्ड होगा, यानी CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में। ये तो मैं सिर्फ आयनाइज करके दिखा रहा हूँ, आयनाइजेशन अभी हम देखेंगे, रुको। तो देखो CH3CO नेगेटिव का हुआ ना, CH3COH बन गया H2O लेके, ये मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में ही, बता दी है ये वाली रिएक्शन मैंने सबसे स्टार्टिंग में यही बताई थी कि CH3COH बनेगा और OH नेगेटिव देगा। So acetate ion formed undergo hydrolysis in water। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, वाटर से रिएक्शन कराते ही ये हमें मिल गया। जल्दी से देख लो एक बार, वरना बार बार तो मैं नहीं बोलने वाला, बार बार बोलने का मतलब फिर दिक्कत है। ये वाली रिएक्शन पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं करना। अब इसके लिए KH कैसे निकालेंगे? वही इक्विलिब्रियम का, आपको आपको पता ही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख दो यहाँ पे CH3COH इंटू OH निगेटिव अपॉन CH3COO निगेटिव। ठीक है, अब KH के बारे में एक चीज फेमस है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट के बारे में एक चीज कॉमन है, बताओ क्या? कि इसका हम फॉर्मूला निकालते थे, अभी हमने वीक एसिड वीक बेस के फॉर्म में भी हमने निकाला था, KW अपॉन के इंटू के बी। अब अगर मुझे इसका एक और फॉर्मूला निकालना हो,
किसके लिए? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो ये हो जाएगा मेरा, जो वीक होगा वही आयनाइज्ड हुआ है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा? किस पे डिपेंड करेगा जल्दी से बताओ? वीक एसिड पे करेगा, है कि नहीं? किस पे डिपेंड करेगा? वीक एसिड पे डिपेंड करेगा। तो के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा? के ए। क्या हो जाएगा? के डब्ल्यू अपॉन के ए। ये मैं आपको याद करने का भी तरीका बता रहा हूँ वैसे, वो अलग बात है, बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा आपको। मैं ये सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ, डेरिवेशन टाइप आपको याद नहीं करवाना है मुझे। मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये याद करवाना है, और ये आएगी भी नहीं पेपर में। आप नीट का एग्जाम दे रहे हो ना, आपको लगता है डेरिवेशन में से क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा। लेकिन फॉर्मूला में से क्वेश्चन जरूर आएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो 100% आएगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला बेस्ड आएगा। लेकिन उस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो, इसका के क्या हो जाएगा? CH3CO नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव अपॉन CH3COH। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अब देखो, H2O टूटा, H पॉजिटिव एक्वस आयन और OH नेगेटिव एक्वस आयन में, तो KW हो गया H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अरे ये तो मुझे याद करने की जरूरत नहीं, ये तो मेरे को आंख बंद करके बता सकता हूँ। KW ये आता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। और इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻14 होती है। ठीक है, KW की वैल्यू तो पता ही है। अब देखो, के डब्ल्यू और के ए को जैसे ही मैंने डिवाइड किया ये चीज आई, और जैसे ही मैंने इसको पूरा लिखना चाहा तो ये आया। अब के एच यहाँ से क्या आ गया? के डब्ल्यू अपॉन के आ गया, क्योंकि के एच की वैल्यू क्या आ रही थी? यही आ रही थी, चाहे आप चेक कर लो। ये लिख रहे थे ना हम के एच के लिए हाइड्रोलिसिस में, देखो प्लस H2O, रिएक्शन यही वाली थी ना। ठीक है ना? तो इसकी कंसंट्रेशन अपॉन में CH3CO नेगेटिव की, H2O की तो लेंगे नहीं, प्योर लिक्विड है। ठीक है ना? तो यही सेम वैल्यू किसकी थी? के एच की थी। तो यहां से के एच की वैल्यू क्या आ गई? के डब्ल्यू अपॉन के। और याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया, जब आपका हाइड्रोलिसिस कभी भी, ध्यान से देखो, कभी भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का होगा, आपको आंख बंद करके यकीन कर लेना है कि कैसे कैसे हो सकता है कि बेस का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाए? हो ही नहीं सकता। जो वीक होगा उसी का होगा, और वीक कौन है? एसिड वीक है। तो हाइड्रोलिसिस जब वीक एसिड का हो रहा है, यानी एसिड का हो रहा है यहाँ पर, तो के ए निकलेगा, क्योंकि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हम यहाँ पर चेक करेंगे, है ना? तो यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? के ए पे डिपेंड करेगा। तो वही वही लिख दो आप बस बेस में, यानी के डब्ल्यू अपॉन के ए। अगर यहाँ पर वीक बेस होता और स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो क्या हो जाता? तो के एच हो जाता, फिर उस केस में के डब्ल्यू अपॉन के बी, उस केस में ये हो जाता। जल्दी बताओ। ठीक है, ये वाला केस भी हम आगे देखेंगे, अभी सबर करो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करेंगे हम, एकदम तेजी से भी नहीं भागना चाहते और बहुत धीरे धीरे भी नहीं चलना चाहते। हमारी स्पीड ऐसी रहनी चाहिए ना कि हमारा काम हो जाए बस, अपने को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अपने को ये रहना चाहिए कि यार अपना काम भी हो गया और कोई दिक्कत भी नहीं आई। ठीक है, तो ये वाली चीज अपनी रहेगी। तो आपको समझ आ गया ये फॉर्मूला? और ये फॉर्मूलाज याद करके चलो कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होता है, वीक एसिड वीक बेस के केस में क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के केस में क्या होता है। ये वाले फॉर्मूलाज आप याद कर लो। जैसे यहां पर देखो, at 25 degree Celsius, the sodium salt of a weak monobasic organic acid is hydrolyzed to a 3% extent in its 0.1 m solution. Given that the ionic product of water at this temperature is 10 की power minus 14, what is the acid's dissociation constant? अब देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ के बहुत सारे बच्चे तो कंफ्यूज हो गएंगे, अरे यार ये क्या पूछ लिया। अरे सिंपली लास्ट लाइन देखोगे तो आपको समझ आ रहा है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, क्या ये होगा? के ए होगा। सिंपल सी बात है, आपसे के ए पूछा है, मैंने पीछे से पढ़ना स्टार्ट किया, अब यहां से पढ़ो। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू गिवन है 10 की पावर माइनस 14। अगर ये चीज ये नहीं भी देते तो भी हमें पता होता, ये तो हमें बचपन से पता है। मतलब बचपन से कह रहा हूँ, मतलब जब से आपने 11th क्लास संभाली है तब से तो आपको पता ही है।
इस टॉपिक को अगर आप इस चैप्टर को अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो तो आपको पहले लेक्चर से ये वाली बात पता ही होगी। अब इसके पीछे वाली लाइन पढ़ो, सॉल्यूशन 0.1 m। ये पहली लाइन आ गई, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है ना, 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब रूम टेम्परेचर है, ठीक है, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम सॉल्ट ऑफ वीक मोनोबेसिक ऑर्गेनिक एसिड, सोडियम का सॉल्ट है, वीक मोनोबेसिक ऑर्गेनिक एसिड है, वीक भी है, इतनी बात हमें समझ आ गई कि सोडियम का सॉल्ट है, वीक मोनोबेसिक ऑर्गेनिक एसिड है। अब यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज पता है क्या होंगे, बेसिक आ रहा है इसका मतलब ये बेस है क्या? अरे नहीं, तुम समझे ही नहीं। वीक मोनोबेसिक ऑर्गेनिक एसिड का मतलब ये है कि एसिड है, मोनोबेसिक एसिड वो होता था जो एक एच आयन देता था, यानी यहाँ बात तो एसिड की ही हो रही है और ऑर्गेनिक एसिड की हो रही है, लेकिन वो वीक है और सोडियम का सॉल्ट है। तो मेरे को कुछ याद आ रहा है, अगर मैं अपने से एज्यूम करूं तो क्या मैं CH3CONA मान सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा वीक एसिड से बनता है CH3COH से, और सोडियम का सॉल्ट बोला है, तो मैं ये चीज मान सकता हूँ, सोडियम भी आ गया। किस किस से बना होगा? ये वीक एसिड से बना होगा। अभी एज्यूम कर रहा हूं मैं सिर्फ, क्यों मुझे पूरा तो दिया नहीं है इसमें, है ना। ऑर्गेनिक भी है, और देखो यहाँ पर CH3COH भी आ गया जो कि वीक एसिड है, और मोनोबेसिक एसिड ही है क्योंकि H पॉजिटिव आयन नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने ठीक निकाला है। और सोडियम का सॉल्ट है, ये भी बात सही है। ये मेरा बनता है स्ट्रॉन्ग बेस से, और ये बनेगा वीक एसिड से। ये वाली बात तो क्लियर ही थी वहां पे कि वीक एसिड है, ठीक है, और सोडियम का सॉल्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक तो मेरा क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पे वीक एसिड वीक बेस भी तो ले सकते थे। अरे देखो, जब हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि वीक एसिड है वीक बेस है, हाँ क्वेश्चन में दिया होता तो बिल्कुल सही बात थी, तो फिर तो मैं यही मानता, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, बात तो वही है ना। अभी तक जितनी भी चीजें हम कर रहे थे वहां पे हमें गिवन नहीं था, ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में ही हम देखें, इस वाले पार्ट में ही तो मुझे पता था वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ तो गिवन था। लेकिन जब गिवन नहीं होगा तो हमें ऐसे ही करके चलना होगा, और ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए आते हैं सीधे सीधे, मैं बताऊं, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ था यहाँ पे, हाइड्रोलाइज टू अ 3% एक्सटेंट इन इट्स 0.1 m सॉल्यूशन, ये देखो ये तो कंसंट्रेशन हो गई 0.1 m, और दूसरा 3% एक्सटेंट तक जा रहा है, यानी डिसोसिएशन कितना है, 3% है, परसेंटेज ऑफ ए, तो यानी ए कितना है मेरे पास, 0.03 है। 3% का मतलब उसको 100 से डिवाइड कर दो, मेरी डिसोसिएशन आ जाएगा 0.03। क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें जो मुझे गिवन थी वो सारी चीजें मैंने लिख के रख ली है। अब इसको सॉल्व कौन करेगा? अरे मैं ही करूंगा, चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम पे छोड़ दूंगा। अब देखो, मुझे के निकालना है, और के एच का फॉर्मूला मेरे को पता था, इस वाले केस में क्या होता था, KW/K होता था, किसमें, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले में, क्योंकि ये वीक एसिड पे डिपेंड करता था। अब मुझे के एच का फॉर्मूला पता है, तो यहां से मैं बता सकता हूं कि के हो जाएगा KW/KH, ठीक है। अब मुझे के डब्ल्यू तो पता है, लेकिन के एच नहीं पता। अरे के एच हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हाइड्रोलिसिस के लिए सारी चीजें बता रखी है, कंसंट्रेशन मुझे पता है और डिसोसिएशन भी पता है, तो फॉर्मूला क्या आंसर लगा देंगे, के एच इक्वल्स टू C/A²। ये आपने पढ़ रखा है, के लिए हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे कि C/A² एक होता था। अब यहाँ पर क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस का केस ले रहे हैं तो के एच ले रहे हैं के की जगह, तो यहाँ हो जाएगा के एच इक्वल्स टू C/A²। अब देखो इस फॉर्मूले से, C की वैल्यू है 0.1, ए की वैल्यू है 0.03, इसका कर दो स्क्वायर, कितना आ गया, ये आ गया 0 पॉइंट, इसको मैं 3 × 10⁻² लिख लूं इजी करने के लिए कैलकुलेशन, है ना, ज्यादा सही रहेगा। तो ये मैं लिख लूंगा 10⁻⁻1, ये हो गया मेरा 3 × 10⁻² का स्क्वायर, कितना हो गया, 9 × 10⁻⁴ या 9 × 10⁻⁵। ये हो गया 10⁻⁴, और ये 10⁻⁻1 मिलके 9 × 10⁻⁵। अब इस वैल्यू को उठा के वहां रख दो के पे, के हो जाएगा मेरा 10⁻14 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻⁵। अब इससे ये कैंसल आउट करो, ये हुआ 1/9, और यहाँ आ गई 10⁻⁹ ऊपर,
ये हुआ 0 पॉइंट लिया, यहाँ पे बन गया 10, 10/9 तो 0.11 होता है। तो ये हो गया 0.11 इंटू 10⁻⁻9, या फिर इसको पावर को अगर और लेना हो तो 1.1 इंटू 10⁻10 भी ले सकते हो। तो ये मेरा आ गया एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जल्दी से चेक करो इसको, जल्दी से। ठीक है, क्लियर हो गया। देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में, इसीलिए तो बच्चे छोड़ देते हैं बच्चों से, क्योंकि क्या है कि देखो उनकी भी गलती नहीं है, उनका उतना लेवल ही नहीं होता है कि वो उतना ज्यादा सोच पाए। इमेजिनेशन पावर उतनी ज्यादा होती नहीं है उस लेवल की, बहुत सारे बच्चों की नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि क्लास में मुश्किल से ऐसे 5% ही बच्चे होंगे जो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो प्राउडली छोड़ते हैं बच्चे। अगर उनसे पूछो ना आयनिक इक्विलिब्रियम छोड़ दिया क्या, या थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दिया, वो प्राउडली कहते हैं यस सर मैंने छोड़ दिया। और 12th में आओगे तो फिर एक चैप्टर आएगा, कौन सा है, हाँ, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो चैप्टर बहुत बड़ा है और उसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पे। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस आ गया है। अभी तक हमने कौन कौन से केस पढ़ लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो कि सबसे आसान, फिर वीक एसिड वीक बेस का वो तो उससे भी आसान, और फिर आया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस वाला केस। अब हम पढ़ेंगे फिर से, एक सेकेंड, हमने पढ़ लिया ना वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस, अब तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस वाला केस आना चाहिए। ये शायद उसी में कुछ पार्ट रह गया होगा, उसी को बता रखा है। ये तो KH की कंसंट्रेशन के लिए है बस पार्ट, तो इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं है। KH इक्वल्स टू CH², ये एक बता दिया है फॉर्मूला। वैसे इसमें से कुछ आएगा नहीं, वैसे मेरे को लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ आएगा नहीं। ये जो A है ना डिसोसिएशन को, उसको बस यहाँ पे H मान लिया है, वो तो आपके ऊपर है। देखो आप इसको CH को A मानो, अल्फा मानो, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर H इसलिए लिख देते हैं कि हाइड्रोलिसिस के लिए दिखा रहे हैं, मतलब वही जो हमारा CH3CO नेगेटिव टूटा, वो टूटा हमारा C1 - H में, CH में और CH में। ये वाली चीजें हम केमिकल इक्विलिब्रियम में इतनी पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम इसे बार बार रिपीट नहीं करना चाहेंगे। और पिछला जो हमने क्वेश्चन देखा ना, उसमें भी हमें पता चल गया C × A² दिया था, इसको C × H² भी लिख दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। वो तो आपके ऊपर है, आप इसको क्या मानना चाहते हो। तो इसको पढ़ के कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और मैं ज्यादा फॉर्मुलेज याद करवाना नहीं चाहता हूँ कि मैं हर एक टॉपिक के लिए अलग से फॉर्मूला याद कराऊं। अरे सिंपल है कि के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था C × A², वहीं से हम हाइड्रोलिसिस के लिए क्या लिख सकते हैं, C × A² या C × H²। बस, फॉर्मूला क्यों एक्स्ट्रा याद करें। लेकिन जिसको याद करना है वो कर सकता है यहाँ से भी, जो हमने लिखा था, जैसे कि KH इक्वल्स टू CA² या CH², तो वहां से H का फॉर्मूला क्या आ गया, KH/C, और यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर था तो अंडर रूट हो गया, KH/√C। और ये KH का भी एक फॉर्मूला होता है, KH का फॉर्मूला क्या होता है, KW/KA। तो क्या हो जाएगा, KW/KA इंटू C। लेकिन मैं ये वाले फॉर्मूलाज इसलिए नहीं याद करवाना चाहता हूँ क्योंकि ये बार बार बदलता है। अब वीक एसिड के लिए अलग है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अलग है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अलग है, वीक बेस के लिए अलग है, तो आप फॉर्मूलाज ही याद करते रह जाओगे। इसीलिए मैं आपको बेसिक से समझा रहा था, वो क्वेश्चन जो समझाया ना, उसको आप बेसिकली भी देख सकते हो बिना फॉर्मूला के भी। हमने कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं लगाया, बस हाँ हमें ये पता था KW क्या होता है स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, वो हमें पता होना चाहिए था कि KW/K होगा। उसको भी याद करने के लिए मैंने बता दिया, जो डिसोसिएट हो, जिसका हाइड्रोलिसिस होगा उसको अपॉन में रख दो KW के, बस।
जैसे वीक एसिड वीक बेस वाले में दोनों हो रहे थे तो दोनों रख दिए थे KW/K/Kb। तो ज्यादा फॉर्मूलाज याद मत करो, सिंपल। ठीक है, वो चाहे इनकी कंसंट्रेशन CH है, हाँ ठीक है, ये सब हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। तो ये एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज है, जिसको याद करने हो वो ये याद कर सकता है। बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा ये सब याद करके, ये तो कंफर्म है। जैसे यहाँ पर एक पीएच का भी फॉर्मूला निकालेंगे हम। जैसे यहाँ पर लॉग हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है ये -12 लॉग के, और ये हो गया वीक एसिड वाले के लिए। फिर लेंगे हम बेस वाले के लिए -12 लॉग के प्लस हाफ लॉग सी। वैसे मेरे को नहीं लगता ये सारे फॉर्मूलाज याद करके कोई फायदा होगा आपको, कोई फायदा नहीं है। हाँ, पीएच वाला याद कर लेना, ये पीएच वाला इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। पीएच का स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फॉर्मूला जरूर याद करना। क्योंकि वीक एसिड वीक बेस हो या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसके केस में तो हमें पीएच पता है कि 7 होता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, पीएच हमें दो केस में याद करके चलना है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले में और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाले में। तो इन दोनों के फॉर्मूला आपको याद करके चलने हैं। इस केस में हमारा पीएच होता है ½ PKW+ PKa प्लस लॉग सी। और PKW को मुझे पता है इसका, तो क्या होता है पीएच 14 होता है, क्योंकि KW क्या होता है 10⁻⁻14 होता है। तो माइनस लॉग 10⁻⁻14 लिखते ही वो 14 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 14 है। और 14 यहां पर मैंने रखा, पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ½ 14 प्लस PKa प्लस लॉग सी। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये 7 हो जाएगा, वही आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 7 प्लस हाफ PKa प्लस लॉग सी। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला, ये दोनों याद रख सकते हो। अगर वैसे तो PKW आपको पता ही है, वो 14 हो जाएगा, 14/2 7 आ जाएगा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो, ये इसी से आया है PKW से, क्योंकि PKW 14 था तो 14/2 7 आ गया। ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, ये काम की चीज है। ठीक है, तो काम काम की चीज याद करनी है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद करने नहीं है। क्योंकि आपको ऐसा थोड़ी है कि स्कॉलर बनना है, टॉपर बनना है। आपको तो बस नीट क्लियर करना है ना, और नीट क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। जो भी आपका पेपर में क्वेश्चन आए वो आपसे होना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपसे हो गया ना, तो ये समझ के चलो आपका 90% काम हो गया, आपको आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, अब देखो, एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ एच ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस KH/C अंडर रूट, ये तो हमको पता है एच के लिए निकाला होगा, क्योंकि KH को लिख दिया होगा C/H² या C/A², तो उसकी वैल्यू है डिसोसिएशन कांस्टेंट की। अगर वो 0.1 से ज्यादा है, यानी 10% से ज्यादा डिसोसिएट हुआ है, तो हम सॉल्व क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। अदरवाइज हम क्या मान लेते थे, KH = CH² मान लेते थे, वरना फिर हमें 1 - H भी मान के चलना होगा। ये वाली चीज याद रखो। लेकिन वैसा केस आएगा भी नहीं, मैं आपको बताऊं, वैसा केस आएगा भी नहीं। पेपर में इतना लंबा सॉल्व करने का आएगा, आपको लगता है कि आप पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे? अरे नहीं आएगा उतना। अब नेक्स्ट आता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक वीक बेस। अब देखो, अभी तक हमने केस पढ़ा था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। आप सोच रहे होगे यार कितना कंफ्यूजन है यहाँ पर, लेकिन देखो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, ये चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये चैप्टर इजी तो कतई नहीं है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। और जिस चैप्टर को मैंने कह दिया ना कि ये चैप्टर इजी नहीं है, ये मान के चलो वो आपसे इजीली तो नहीं होगा, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है NH4Cl का, देखो यहाँ पर लिख दिया NH4OH HCl। अब देखो NH4OH HCl, अब NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है मेरा, बेस है। HCl ये क्या है, एसिड है। अब मैंने बेस भी बता दिया आपको, मैंने एसिड भी बता दिया। अब इसमें एक चीज मुझे बता दो अच्छे से आप, कि बेस में और एसिड में किसका डिसोसिएशन हो, किसका हाइड्रोलिसिस होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो वीक होगा उसका होगा। और यहाँ पर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और NH4OH क्या है, वीक बेस है।
ऑब्वियस सी बात है इसी का हाइड्रोलिसिस होगा। तो अब हम इसके केस में पढ़ेंगे। अब जो हमारा के एच होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वीक बेस है तो वीक बेस पे डिपेंड करेगा, यानी के एच हो जाएगा के डब्ल्यू अपॉन के बी, ये चेंज आएगा। अभी तक हमने वीक एसिड वाले केस में के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के ए पढ़ा था। अब क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो इस पे डिपेंड करेगा, यानी के एच हो जाएगा के डब्ल्यू अपॉन के बी। इसमें देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब देखो यहाँ पर जो कंप्लीटली आयनाइज सॉल्यूशन होगा उसमें ये टूटेगा किसमें, NH4 पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। और उसमें भी किसका होगा, क्योंकि बेस है वीक तो बेस का होगा, सिंपल सी बात है NH4 पॉजिटिव का होगा, है ना, यही बोलना चाह रहा हूं मैं। तो अमोनियम आयन फॉर्म्ड हो जाएगा हाइड्रोलिसिस होके वाटर का, और क्या बना लेगा, NH4OH बनाएगा और H पॉजिटिव देगा। ये भी मैं आपको शायद बता चुका हूँ, ये भी मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे कैटायंस है वो क्या देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं या OH नेगेटिव देते हैं, आपको बताया था ना, H पॉजिटिव देते हैं। और जो हमारे एनायन है CH3CO नेगेटिव का एग्जाम्पल लेके मैंने बताया था वो OH नेगेटिव देते हैं। तो ये तो कैटायन है NH4 पॉजिटिव। मैंने दोनों केस दिखा दिए, एनायन वाला केस भी दिखा दिया आपको और कैटायन वाला भी दिखा दिया। तो दोनों केसेस आप देख सकते हो, और दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, दोनों ही केसेस में हमें हाइड्रोलिसिस देखने को मिल रहा है। अब देखो NH4 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन, ये देखो यहाँ पर ये गलती कर रखी है, यहाँ H2O आएगा, हाँ तो ये बन गया NH4OH और यहाँ आ गया H पॉजिटिव। अब जैसी KH मैं इसके लिए ले रहा हूँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की, और रिएक्टेंट में भी H2O नहीं लेना, प्योर लिक्विड है, अरे उसको थोड़ी लेंगे, तो इसका लेंगे सिर्फ NH4OH इंटू H पॉजिटिव अपॉन NH4 पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे NH4 पॉजिटिव अपॉन में डिवाइड में। तो यहां से देखो NH4OH का ले लेंगे NH4 प्लस OH निगेटिव, निगेटिव लगाओ ना यहाँ पे, पॉजिटिव निगेटिव ये कुछ नहीं है, ये वाले पॉजिटिव निगेटिव यहाँ आएंगे, के भी लिख दिया। के डब्ल्यू तो हमें बचपन से पता है क्या है, H पॉजिटिव OH निगेटिव, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है 10⁻⁻14, रूम टेम्परेचर पे फिक्स होती है। H2O टूटेगा ये भी हमें बचपन से पता है H पॉजिटिव OH निगेटिव में, ठीक है। तो के भी हमने निकाल लिया, कितना आता है, के भी निकालना तो आपको पहले से भी आता है, वैसे के भी निकालना तो हमने इसमें बहुत देख लिया है। हम जब पीएच वाला पार्ट पढ़ रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाले केस में, तो भी हम के भी निकालना सीख लिए थे। तो ये हमें पता है के एच क्या है के बी क्या है। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे के ये आ जाएगा, और ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया जो हाइड्रोलाइज होगा उसको के डब्ल्यू के नीचे रख दो बस। यहाँ पे वीक बेस हो रहा है तो यहाँ पर होगा के डब्ल्यू अपॉन के बी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, पूरा सॉल्यूशन याद करने की जरूरत नहीं है। और सॉल्यूशन आता कैसे आपको पता ही है, वही ऊपर नीचे डिवाइड करके, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, वही डिवाइड कर दिया यही आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको ऊपर ले जाओ ये बन गया, बस के एच आ गया के डब्ल्यू अपॉन के बी, ये सॉल्यूशन है। जिसको ये याद करना हो वो ये याद कर सकता है, जिसको करना हो याद वो कर सकता है, सबके लिए ये चीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो वही चीज, वही के एच को सी एच स्क्वायर मान के करो, सी इंटू वन माइनस एच हुआ डिसोसिएट, यहाँ पर ये आ गया। ये वाले फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फॉर्मूलाज खुद से बनाओ। फॉर्मूलाज क्यों याद करें, एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करके कुछ नहीं होगा। अरे जो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में किया था वही स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में करना है, बट फर्क क्या आ रहा है, के और के बी का आ रहा है बस। किसका आ रहा है, के और के बी का। यहाँ पर भी हम के एच सी एच स्क्वायर मान के चलेंगे, कब, जब वो 10% से कम है डिसोसिएशन, और आपको ज्यादातर केसेस में 10% से कम देखने को मिलेगा, है ना। ऐसा होगा भी नहीं कि 10% के ऊपर वाला केस आए, वो कम वाला ही आएगा, क्योंकि उतना लंबा आपसे कोई सॉल्व करवाना नहीं चाहेगा। और अगर उससे लंबा कोई सॉल्व करवाना चाह रहा है इसका मतलब वो फिर आपसे 1 मिनट 2 मिनट में सॉल्व नहीं होगा, ये तो गारंटेड है, वो 2 मिनट से पहले सॉल्व नहीं होगा, और वो फिर नीट के लायक नहीं है क्वेश्चन। तो इसीलिए ज्यादातर मान के चलो कि आपसे 10% से नीचे का ही आएगा, 5%, 6%, 4% ये वाला आएगा। और उसमें आपको वही वाला फॉर्मूला लगा देना है, के एच का कौन सा, सी एच स्क्वायर वाला, ठीक है। के एच का सी एच स्क्वायर वाला, या फिर सी इंटू ए स्क्वायर भी मान लो, आपको तो क्वेश्चन करना है ना, आपको पूरा थोड़ी लिखना है। आप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी ए मान लो,
तो इसको C×A² भी लिख सकते हो, CH² भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, हाँ सब्जेक्टिव पेपर हो, अगर मान लो मैं 11th क्लास की तैयारी करा रहा होता और मुझे सिर्फ बोर्ड की तैयारी करानी है, तो मैं पूरा एक एक चीज पे ध्यान देता। लेकिन यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं नीट की, तो यहाँ हम थोड़ी सी ट्रिक्स और फॉर्मूलाज पे भी याद करते हैं, कि जिससे हमारा काम थोड़ा इजी हो जाए। क्यों? क्योंकि मुझे 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना है, तो हम बहुत ज्यादा बेसिक पे नहीं जा सकते। अब देखो KWC/KB। अब यहाँ पे पीएच का फॉर्मूला इसमें भी याद करना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपने वो वाला फॉर्मूला याद कर लिया है ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला, ये वाला अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जादू है मेरे पास। एक तो के और के बी का चेंज है, एक तो के और के बी का चेंज है, और दूसरा प्लस माइनस का है। यहाँ पर आता है 7 - ½ PKB प्लस log C। और वो वाले केस में क्या निकाला था मैंने फॉर्मूला, जल्दी बताओ। वहां था 7 + ½ PK प्लस log C। वहां पर क्योंकि एसिड वीक था तो PK लिया था, क्योंकि अपॉन में भी तो KH के वही आ रहा था ना, KW/K। और यहां पर क्योंकि यहां पर इस केस में मेरे पास वीक बेस है, तो मैं PK भी लेके चलूंगा। यहां पर मैंने KH भी क्या लिया था, KW/K भी लिया था ना। अरे जल्दी बताओ, यही लिया था ना। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 7 - ½ PKB प्लस log C, यही लिखूंगा ना। जल्दी एक बार इसको चेक करके बताओ। और ये वैलिड होता है 10% पे, यानी एच 10% से कम हो। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि केस इसी से कम वाला ही आएगा। इससे ज्यादा वाला केस अगर आ रहा है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ज्यादातर आपको इसी केस में पूछेगा और पीएच आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स। इसके बाद का पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने कर ली है और बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे, बहुत सारे तो नहीं, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हमें करने चाहिए थे वो वाले क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। अब इसके बाद आपका क्या काम बचता है? आपका काम ये है कि आप इसको अच्छे से देखो, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ो। आप जब तक इसको अच्छे से पढ़ोगे नहीं, जब तक आपको समझ नहीं आएगा ना, तब तक कोई चीज वो नहीं होगी, मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है, बेसिक आइडिया तो मैंने आपको दे दिया है। अब सारी चीजें मैं नहीं करवा सकता, मतलब कुछ चीजें हैं जो अपने को देखनी पड़ेगी, कुछ चीजें तो हैं अपने को देखनी पड़ेगी। अब आप क्या कर सकते हो, मैं आपको क्या सजेशन दे सकता हूँ कि कैसे आप करें। तो देखो, 2-3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपके पर्पज से सोचूं, तो देखो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ये वाला चैप्टर। अब इस चैप्टर को पूरा छोड़ना तो बेवकूफी है, पूरा छोड़ना तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि इसके बाद जो आपका आएगा बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन के बाद भी आपको 2-3 टॉपिक देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसमें से क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेगा। आप पीवाईक्यू पढ़ के देख लेना, पीवाईक्यू पढ़ के देखोगे ना, आपको उसमें आइडिया लग जाता है। पीवाईक्यू सॉल्यूशन से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। और अगर अभी तक आपने व्हाट्सअप चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो यार अभी तक क्यों नहीं किया है? पहली बात तो क्यों नहीं किया है, कर लेना चाहिए था आपको अभी तक। लेकिन आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, जब जागो तब सवेरा। अभी भी आप कर सकते हो ज्वाइन, है ना, 100% कर सकते हो। आपको बस क्या करना होगा, व्हाट्सअप के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे जाओ, क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उसको ज्वाइन करो। उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे और बहुत सारी चीजें मिलेगी, है ना। मतलब सारी वीडियोस के लिए जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएंगे, अगर आपने प्लेलिस्ट ज्वाइन नहीं कर रखी है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको ऐसे ही कंटेंट बार बार मिलता भी रहेगा। फिर व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना है आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, और क्लासेस रेगुलर देखनी है। रेगुलर क्लासेस देखोगे तो ठीक रहेगा, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, एक चीज मैं भूल गया हूँ बताना, अगर आपको
कौन सा चैप्टर चाहिए। वैसे तो अभी इसका 11th का थर्मोडायनेमिक्स बचता है, फिजिकल केमिस्ट्री में वही आएगा, लेकिन स्टिल अगर आप किसी टॉपिक पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि क्या चीज का ट्रेंड चल रहा है या किस चीज में बच्चे वीक है, उस चैप्टर पे बच्चों को वीडियोस चाहिए। तो वो क्या है कि मेरे लिए इजी हो जाएगा वीडियोस बनाना, क्योंकि मुझे भी प्रिपेयर करना पड़ेगा फिर कंटेंट को। तो आप जैसे बता दोगे, जितनी जल्दी मुझे पता चलेगा उतनी जल्दी मैं कंटेंट को प्रिपेयर कर पाऊंगा। तो ये वाली एक चीज है जो आप देख लेना, वो आप देख लोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मेरे लिए आसान हो जाएगा काम। ठीक है ना। तो और तो कुछ रह नहीं गया है, ये थैंक यू वाला मैंने पार्ट आपके लिए लिख दिया है। थैंक यू इसलिए नहीं कि आपने लेक्चर अटेंड किया, लेक्चर अटेंड किया वो तो ठीक है, वो तो आपने अपने फायदे के लिए किया। थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने शुरू से लेके लास्ट तक लेक्चर देखा, आपने लेक्चर पे क्लिक किया उसके लिए नहीं। ये थैंक यू उन्हीं तक पहुंचा होगा जो लास्ट तक वीडियो देखे होंगे, जिन्होंने लास्ट तक इस वीडियो को वॉच किया होगा। इसका मतलब वो सच में पढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब वो सच में पढ़ाई को लेकर सीरियस है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस।